किसी को इस देश की उतनी चिंता नहीं थी आज़ादी की जितनी बाबा साहब को थी। स्वतंत्रता यानी रिपब्लिकन शासन नहीं आएगा तब तक किसी को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ये बाबा साहब की लड़ाई अंग्रेजों से थी, इसलिए बाबा साहब को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी इस देश को स्वतंत्र कराने की और अंग्रेजों को यहाँ से छुट्टी करने की। सारे देश के अम्बेडकरवादी जितने राजनीतिक दल के संगठन के लोग हैं, जो अलग अलग अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं, धंधा कर रहे हैं, समाज की दलाली कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलाएंगे और एक जगह नहीं आएंगे तो उनकी अच्छी धुनाई और पिटाई होगी। बहुत बढ़िया। हाँ, समाज की पंचायत लगी है और समाज के विभिन्न जगह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, चिंता कर रहे हैं कि इस तरीके से राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन समाज में हो। पहले सभी से परिचय ले लेते हैं। सर, परिचय दीजिए अपना। मैं DS मेश्राम फ्रॉम गोंदिया, विदर्भ सचिव बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। आप मैं HD डोंगरे फ्रॉम नागपुर, विदर्भ सचिव BRSP। जी सर, आप मैं RK बौद्ध दिल्ली से हूँ। मैं भास्कर गायकवाड़ भोपाल मध्य प्रदेश से। मैं कृष्णलाल गौतम, अम्बेडकर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं हम 15-20 साल, तो उसके बाद में जब से काम करते चले आ रहे हैं। मैं भोपाल से विजय पाटिल बौद्ध, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महामंत्री। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, डॉक्टर RL कानडे, एडवोकेट डॉक्टर RL कानडे, छत्तीसगढ़ से हूँ। तो ये तमाम आप देख रहे हैं कि लगभग 6-7 प्रदेशों से लोग यहाँ पहुँचे हैं। इनसे चर्चा करेंगे। 2024 को लेकर बड़ी चिंता है। 2024 को जो ये 2024 को बताया जा रहा है कि ये बड़ा निर्णायक होने वाला है। निर्णायक होने वाला, और निर्णायक भी इसे बहुजन समाज ही कर पाएगा, क्योंकि बहुजन समाज ही 85% है, और लेकिन 85% होने के बाद हमारा बहुजन समाज बिखरा हुआ है। आप कह रहे हैं 85% है। हाँ, मैं बता उत्तर रहा हूँ। प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं 80 और 20 की लड़ाई है। उनके कहने से आप 80 मान लो, तब भी आपको ये समझना चाहिए कि जो जितने भी हम ये 85 कहो, 80 कहो, 90 कहो, कितने भी कह लो, जब तक हम टुकड़ों में बटे रहेंगे तब तक इस देश पर ना हमारा शासन होगा, ना प्रशासन होगा, ना CM होगा, ना DM होगा, ना PM होगा। इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक दूसरे से जुड़ना होगा, इकट्ठा होना होगा और संघ में आना होगा। फार्मूला इकट्ठा होने का क्या है? इकट्ठा होने का फार्मूले 2 होते हैं। पहली बात, अभी जो समर संघ ये आप दिखा रहे हैं यहाँ पर आप लोग, ये समर संघ के अंतर्गत ये बताया जाता है कैसे इकट्ठा होना है। ये समर संघ जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अभी से 4 या 5 साल पहले से दूसरे संगठनों में थे। इन्होंने अपना संगठन बना लिया, मतलब संगठन तोड़ के नया संगठन बना लिया। आप कह रहे हो एक हो जाओ। पहली बात तो यह मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि संघ है, इसलिए यहाँ संगठन नहीं है, और इसमें पद, ये पूरे 10 नियम लिखे हुए हैं, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना। मैं पूरे समर संघ की बात कर रहा हूं। समर्थन की बात बता रहा हूँ मैं। जब आप किसी दूसरे संघ को मानते थे तब आपने समर संघ बना दिया, ये भी तो बिखराव की बात है ना। जब समर संघ, अब इस समर संघ में भी 4-5 टुकड़े हो गए। कोई टुकड़ा नहीं है समर संघ। संघ के अंदर कभी कोई टुकड़ा नहीं होता। संघ हमेशा एक ही रहता है। प्राकृतिक, ये दुनिया का प्राचीन नियम है, और भगवान बुद्ध से पहले का भी संघ है, और गौतम बुद्ध के टाइम पे भी संघ था, लेकिन गौतम बुद्ध के बाद में संघ को लोग क्या भूल गए जी। और अगर संघ में होते तो आज ये हालत नहीं होती। लेकिन उसी संघ को जो गौतम बुद्ध के टाइम पर था, उसी संघ को दोबारा से रिस्टार्ट किया गया, क्योंकि जब ये मालूम पड़ा कि ये संघ हमारा है, और संघ में लोग हम पहले भी बचे थे और आज भी बचेंगे, और हमेशा आने वाले समय भी बचेंगे। संघ ही हमको बचा सकता है। संगठित रहे, इसीलिए संगठित रहे। बाबा साहब ने भी कभी नहीं कहा संघ में रहे। क्या 2024 का एजेंडा है? क्या चाह रहे हैं सभी लोग बहुजन समाज? आज के बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो हम लोग यही चाहेंगे कि बहुजन समाज जब तक इकट्ठा होकर अपने विचारों को आदान प्रदान एक जगह करके अपने सारे विचारों को, बाधाओं को, सीमाओं को और स्वार्थ को, माया मोह लोभ से दूर होकर जब तक बहुजन समाज इकट्ठा होकर बदलाव की बदलाव जब तक तभी बदलाव ये संभव है। अन्यथा बहुजनों बिखरा रहेगा तो हमारा रूलिंग पार्टी या हमारे सत्ताधारी लोग इस देश में राज करते रहे। 10 सामाजिक पार्टियां बन गई हैं। राजनीतिक, सामाजिक तो लाखों की संख्या में है, राजनीतिक पार्टी 10 से ज़्यादा है। कैसे जब वोट बढ़ जाएगा तो कैसे आप सत्ता में आ पाएंगे? सत्ता में तो संभव है नहीं, लेकिन अपने विचारों को वो थोड़ा उदारवादी प्रवृत्ति से माने और हमारे समाज का विखरण रोके, हमारे समाज को जागृत करे, हमारे नेता थोड़ा जागृत हो, उदारवादी हो, और समाज के व्यथा और कथा को यदि वो समझते, दिशा और दर्जों को समझते, उनको दुख पीड़ा और टीस को समझते, और सबकी भूमिका जो समाज को जगाने की है, तो हम क्यों नहीं एक हो सकते? हमको एक जगह आना चाहिए और हमारे विचारों को एक जगह रखना चाहिए, और संगठित होकर ये राजनीतिक बदलाव
आ सकता है। अन्यथा बाबा साहब तो कहते भी थे संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हमने संगठन तो बहुत बनाए, शिक्षित भी हो गए, लेकिन संघर्ष की सीमाएं अलग डंडे पे अलग अलग झंडे और डंडों से चला रहे। ये स्थितियाँ ठीक नहीं है और समाज को चाहिए कि वो सब लोग उन्नतशील समाज की कल्पना करे बाबूजी, और आपने- लोगों में बदलाव करे। आपने कई दशकों तक अंबेडकर भवन की सेवा की है, जैसे आपने बताया। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब के मिशन को, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो उनके जो तीनों मिशन दिए हुए हैं, शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें, उसको वो लेकर चल रहे हैं? देखो जी, बात ये है कि बाबा साहब ने जब यहाँ दिल्ली में आए थे तो बाबा साहब ने यहाँ के चौधरी को इकट्ठा करा था, हम बताएं आपको। और यह है संगठन करने के लिए उन्होंने रविदास जयंती को उन्होंने बताया था कि और नहीं तो आप रविदास जी की जयंती मनाया करो। जी जी जी। क्या नाम है, तो ये बहुत पुरानी बात है, 47-48 की बात बता रहा हूँ। बाबा साहब खुद जब ये बिल्डिंग बन रही थी यहाँ पर आते थे। हाँ, आते थे, उनके नाम का बोर्ड भी, पत्थर भी लगा हुआ है। हम बताएं आपको, जो है बाबा साहब तो आते रहते थे यहाँ पर, महीने में एक आध चक्कर लगाते थे। यहाँ जहाँ पर खड़े ना, यहाँ खड़े होकर नहीं, यहाँ वो आते थे। ये वृक्ष भी बाबा साहब के हाथ का लगा हुआ है। हाँ, जो पुराना यही है, बताएं आपको। हम आते थे, हम तो छोटे छोटे होते थे जब आते थे। जो है बाबा साहब की हस्तियाँ जो यहीं रखी हुई हैं, जो आई थी जब यहाँ पर, जो है हम बताएं हमारे कंधों पे अंदर रखी हुई आप है। कैसे देखते हैं बहुजनों की राजनीति को? क्या वो सत्ता पर काबिज हो पाएंगे जिस जिस जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है? देखिए, बहुजनों की सत्ता पे काबिज होने की बात तो लाखों कोस दूर है। दूर है। जी, ये सच्चाई आपने बयान की है। हम तो कम से कम खुद ही संगठित हो जाए और ये फांसीवादी ताकतों को रोक ले, यही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हम संगठित होना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल मंत्र दिया था कि तुम संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। तो हम रोज रोज संगठन बना रहे, संगठित नहीं हो रहे। तो जब संगठित एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना भयानक वक्त, इतना खतरनाक वक्त सामने आने वाला, और ये देश इतने भयानक मोड़ पे खड़ा हुआ है जिसकी कभी कल्पना नहीं है। गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है हमारे बहुजनों को, और खासकर अम्बेडकरवादियों को गुलाम बनाने की साजिश। ये बौद्ध राष्ट्र है, बाबा साहब ने संविधान में पूरा उल्लेख किया है, इसको ही टारगेट बनाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया। वो लोग 1925 में, अगर 2024 में ये लोग आते हैं सत्ता में, तो बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया, इन्होंने संविधान जला दिया। संविधान जला दिया, उसका वो उन्होंने तो और आज सभी टेलर दिया है। और आज सभी राष्ट्रद्रोह के मुकदमे बंद होने चाहिए थे, उनकी जमानत हो गई है। बिल्कुल होगी ना, वो उन्हीं के लोग हैं, वही लोग साजिश कर रहे हैं, वही लोग जला रहे हैं। और 2025 में आरएसएस के 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष पूरा होने वाला है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो निर्मित संविधान है, वो उसको सरेआम जलाएंगे और मनुस्मृति का साथ। ये हमारे देश में अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं तो नहीं समझता, लेकिन वो खुद कहते हैं कि हमसे बड़े बुद्धिजीवी कोई है नहीं। हाँ, लेकिन बुद्धिजीवी लोगों का एक पार्षद नहीं है, एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, तो काहे के बुद्धिजीवी? अरे मरार, माली, गोंड, आदिवासी और तेली भाली लोग, उनका प्रतिनिधित्व राजनीति में है। लेकिन जो बुद्धिजीवी समाज जो अपने को अम्बेडकरवादी कहता है, उनका राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। मैं पिछले वर्ष से हमने एक अम्बेडकर राइट्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया गठन किया है, और उसके महाराष्ट्र के ही डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप आगलावे साहब उसके चेयरमैन हैं। हमने पिछले 25 सितंबर को इसी दिल्ली में पूरे देश के बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादियों को बुलाया था, जो रोज़ दूसरों के मंचों पर यहाँ के स्थानीय सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े लोग दूसरों के मंचों पे जाके बड़े बड़े भाषण देते हैं, लच्छेदार, उनको भी बुलाया था, लेकिन वो आए नहीं। तो हमने तमाम देश के लोगों को बुलाकर हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता एक जगह पर नहीं आएंगे, तो हम फांसीवादी ताकतों को रोक नहीं सकेंगे। इसलिए हम यहाँ अक्टूबर में, दिल्ली में अक्टूबर में सारे देश के अम्बेडकरवादी जितने राजनीतिक दल के संगठन के लोग हैं, जो अलग अलग अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं, धंधा कर रहे हैं, समाज की दलाली कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलाएंगे और एक जगह नहीं आएंगे तो उनकी अच्छी धुनाई और पिटाई होगी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो हम पूरी तैयारी में हैं। वकील साहब,
क्या क्या सुन रहे ये हैं? अम्बेडकर- धुलाई करेंगे? हाँ तो ये हमारे वाइस चेयरमैन है। वो सक्षम है पाटिल साहब हैं हर मामले में। और मेरा ये कहना है कि हाँ, मेरा ये कहना है कि सदियों से रेसिज्म सुपरेटरी सिस्टम, श्रेष्ठ प्रजाति पद्धति, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था वर्सेस रिपब्लिकन सुपरेटरी सिस्टम, हमारे रेसिज्म सुपरेटरी सिस्टम के कर्ता धर्ता मनु वर्सेस रिपब्लिकन सुपरेटरी सिस्टम के कर्ता धर्ता बाबा साहेब अम्बेडकर, है ना। इन्होंने इस सिस्टम को लाने के लिए, रिपब्लिकन सिस्टम को लाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 1945 तक हिटलर और मुसोलिनी जैसे डिक्टेटरशिप, फांसीवादी, तानाशाही लोगों को ललकारा और विश्व में प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया, डेवलप किया, स्थापित किया। पश्चात उनके हम गुलाम थे। द्वितीय जब समस्या आई इंग्लैंड के, ब्रिटिश लोगों के हम गुलाम थे, बाबा साहब ने उनको ललकारा। किसी को इस देश की उतनी चिंता नहीं थी आज़ादी की जितनी बाबा साहब को थी। स्वतंत्रता यानी रिपब्लिकन शासन नहीं आएगा तब तक किसी को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ये बाबा साहब की लड़ाई अंग्रेजों से थी। इसलिए बाबा साहब को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी इस देश को स्वतंत्र कराने की और अंग्रेजों को यहाँ से छुट्टी करने की है। तीसरी बात जब आई तो मनुवादी कट्टरवादी लोग जो थे वो बाबा साहब से लड़ते रहे कि प्रजातंत्र आ जाएगा तो राजतंत्र में हमारा चला जाएगा, हमारा जमींदारी, हमारी राजाशाही, हमारा ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब का विरोध करते रहे। लेकिन बाबा साहब ने किसी की परवाह न करके यहाँ अंग्रेजों को भगा करके मनुवादियों से लड़ के इसका कालाराम मंदिर। आप कह रहे हो बाबा साहब ने भगाया, वो कह रहे वीर सावरकर ने भगाया। मैं ये कहता हूँ, वीर लगाते वीर सावरकर, उसने अंग्रेजों को भगाया। मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने ये बात सही कहा है कि शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है। हैं? वीर सावरकर शक्ति का प्रदर्शन, आरएसएस क्या है? ये शक्ति प्रदर्शन है। चिड़िया पे बैठ के घूमते हैं वो, ये शक्ति होती है? शक्ति होती है हाथी पे बैठ के घूमते, नहीं हाथी चील के ऊपर बैठ के घूमते, नहीं, सुनो ना, गिद्ध के ऊपर बैठ के घूमते। नहीं, वो तो छोटी सी मैना चिड़िया के ऊपर बैठ के घूमते। नहीं ठीक है, लेकिन और घूमने जाते फिर वापस जेल में घुस भाई जाते हैं। मेरा ये कहना है उसमें चिड़िया में घूमते हैं और बिठाते हैं राष्ट्रपति को और बिठाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इस तरफ क्यों ध्यान नहीं देते हो? ये चिड़िया वाले लोग ही राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर बिठा के ये जो बहुजन जो मेजॉरिटी है उसका शोषण कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लूट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, संविधान को नष्ट कर रहे हैं, प्रजातंत्र को नष्ट कर रहे हैं। जी कुछ और साथियों से विचार लेंगे। क्या परिचय हुआ कैसे? जी? सर मैं जो चर्चा चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? मैं वीर डीएस सावरकर इस देश के मतलब क्रांतिकारी हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर। सर इस देश का इतिहास लिखने का पहले जो अधिकार था वो उन लोगों ने इतिहास लिख के रखा है जिनके पास लिखाई पढ़ाई का अधिकार था। वो मनुस्मृति के कारण ब्राह्मणवादियों के पास लिखाई पढ़ाई का अधिकार था। उन्होंने इतिहास लिख के रखा और इतिहास ऐसा लिख के रखा, ब्राह्मणवादियों के लोग जो जीरो थे उनको इन्होंने हीरो बना के रखा और हमारे बहुजन समाज के जो हीरो थे उनका इतिहास दबा के रख दिया है। वो उनके पास अधिकार था, उन्होंने वैसा करके रख दिया। अभी हम बहुजन समाज के लोग जब अभी लिखे पढ़े हो रहे, जागरूक हो रहे, तो अब हमारे जो रियल हीरोज है, अभी हम नया इतिहास, हमारे रियल हीरोज का जो इतिहास है वो हम बहुजन समाज के सामने ला रहे और उन इतिहासों के माध्यम से बहुजन समाज को जागरूक कर रहे और एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा भी आपने हमारे साथियों से सवाल किया कि 2024 ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल ईयर है, ये बात बिल्कुल सही है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में मान लो अगर गलती से अगर ब्राह्मणवादी लोग अगर जीत जाते हैं तो ना संविधान बच पाएगा और हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा मतलब फिर से संविधान, मनुस्मृति का संविधान चलेगा जो बाबा साहब ने पूरे SC ST OBC और माइनॉरिटीज और पूरे देश के नागरिकों को जो उनके जो ह्यूमन राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो दिए, लिखाई पढ़ाई के इकोनॉमिकल राइट्स दिए, वो पूरे बर्बाद किए जाएंगे। और इसलिए इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम फुले शाह अम्बेडकरवाद के सही अनुयायी हैं और इस बात को जानते हुए हम भी इस कोशिश में लगे हैं कि एट एनी कॉस्ट BJP शुड बी डिफीटेड इन द ईयर 2024। और हम अभी जैसा महाराष्ट्र से आए हैं, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का हमने माध्यम से
13 पार्टियों का, छोटे मोटे 13 पार्टियों का संगठन बना है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है प्रागतिक पक्ष संगठन। तो इंडिया 2 हो गया। नहीं नहीं, ये इंडिया 2 नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि हमको अच्छे से मालूम है कि नहीं, सुनिए तो, आपने सवाल बिल्कुल सही किया है कि इंडिया 2 नहीं होने देंगे हम, इंडिया 1 ही रखेंगे। क्योंकि ये जो हमने जो 13 छोटे मोटे 13 पार्टियों का जो महाराष्ट्र में संगठन बना है, ये 13 पार्टियों का संगठन इंडिया 1 वालों से बात करेगा, ताकि अपोजिशन पार्टीज के वोट्स किसी भी हालत में ना डिवाइड हो और उसका फायदा बीजेपी को इंडिया ना 1 में भी तो बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करता है, जिससे आपकी लड़ाई है। नहीं, बात सही है कि ब्राह्मणवादी लोग उन पार्टियों का नेतृत्व करते हैं, ये बात सही है। लेकिन वो अगर ब्राह्मण लोग अगर संविधान को अगर मान के अगर थोड़ा बहुत चलते हैं, तो अभी की जो पोजीशन है 2024 की, इस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हमको कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तभी हम डिवाइडेशन ऑफ वोट्स जो हो रहा है अपोजिशन पार्टीज का, उसको रोक सकेंगे। क्योंकि अगर हम डिवाइडेशन ऑफ वोट्स को अगर नहीं रोक पाएंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, और हम पूरे जिम्मेदारी किसको ढकेल देते हैं, वो ईवीएम को ढकेल देते हैं। ईवीएम भी है, ईवीएम कुछ हद तक मैनेज होता है, लेकिन पूरा का पूरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मेन अगर जिम्मेदार है हमारे पराजय का, वो जनाब विपक्ष के जो वोटर्स हैं उनकी वोटें काट दी गई हैं, विपक्ष इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। क्या आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट बनवा रहा है, और हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता अपने घरों में बिस्तर में एसी कलरफुल बीबी और कलरफुल टीवी में खोए हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे आप खुद के परिवारों की वोट बनाने को तैयार नहीं है वो लोग। बिल्कुल सही बात कैसे है। आप कहेंगे कि हमारी वोट पड़ जाएंगी? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये हमारे समाज की वास्तविकता है। उसके बावजूद अगर इस देश में 35 सर, करोड़ मुसलमान हैं, हाँ। तो 25 करोड़ मुसलमानों की वोट नहीं है, बिल्कुल सही और बात है, मुसलमानों के नेता कहते हैं कि हम वोट से जीत जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपका कहना बिल्कुल सही बात है कि हमारे में कुछ दलाल लोग पैदा किए ब्राह्मणवादियों के द्वारा, पैसे के लालच में, कुछ सत्ता के लालच में हमारे लोग कुछ दलाल बन जाते हैं। लेकिन हमारा 85% समाज है। 85% समाज में अगर 35% अगर गद्दार निकल भी जाते हैं, वोट नहीं है। नहीं, सुनिए तो, 85% में से अगर हमारा 30 या 35% अगर लोग अगर गद्दार निकल भी जाते हैं, तो भी हम 50-55% समाज को, 50% में सर सुनिए, 25% की वोट नहीं है। नहीं, अब ये जो 30, नहीं सुनिए तो, परिवार में कितने वोट करें? चलिए सर, हमारे 85 में से अगर 25-30% गद्दार होते हैं, तो भी अगर हम 50-60% लोगों को भी अगर जागरूक करके इकट्ठा अगर होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और किसी को लोकसभा या विधानसभा की चुनाव जीतना है तो 50% काफ़ी हो जाता है। 45-50% सीट अपनी निकाल सकते हैं। नहीं, 10-12 की बात नहीं, हम अभी तो इस देश की सत्ता की बात कर रहे हैं। जी, सत्ता पे काबिज होंगे? बिल्कुल, चुनौती दे रहे हैं मोदी जी बिल्कुल। तो मोदी, वो महाराष्ट्र से जो पूरे देश से जो लोग अभी जो दिल्ली में है, वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, में कोई बिजनेसमैन नहीं है। नहीं, महाराष्ट्र में बिजनेसमैन अगर नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, शिक्षा का जो हमें जो अधिकार मिला है, वो शिक्षा का अधिकार और शिक्षा ये पैसे से भी बड़ा है। बाबा साहब ने बोला है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इकोनॉमी। तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट और एजुकेशन के माध्यम से हम एजुकेशन है बिल्कुल करेंगे सर। धन्यवाद।